हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप मैं ऑडिबल हूँगा, आप तक आवाज़ आ रही होगी मेरी। अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, बताएं मतलब। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा, कैसे हैं आप सब। कल मैंने कुछ काम दिया था, याद आया आपको? मैंने कहा था कि घर से आप लोग लिख कर लाएंगे कि कौन सी कंपनियां नवरत्न कंपनियां हैं और कौन सी कंपनियां महारत्न हैं और कौन सी कंपनियां कैसी कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो अगर आप लिख कर लाए हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हाँ जी लिख कर लाए हैं, फिर मैं आगे चलूं। बहुत बढ़िया, टाइम पर हैं हम लोग। हाँ, एम आई ऑडेबल टू यू? कमेंट चैट बॉक्स एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट, सब लोग, बच्चे सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखें। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? अगर आ रही है ओके, तो प्रियमवाद, मयंक, ठीक है, रोहित, ओके, और कौन कौन है जरा नाम बताओ फिर अपना। हाँ जी, ओके, विकास, वेलकम, नमस्कारम। आ जाओ फटाफट। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद होगा। मैंने ये कहा था कि आप लोग लिख कर लाएं कि नवरत्न कंपनियां कौन सी हैं, महारत्न कंपनियां कौन सी हैं, अगर आपको याद है तो। है ना, ये आपको मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, मतलब कल ये होमवर्क दिया था। लिख कर लाए हैं तो एक बार बताएं मुझे कि हाँ जी लिख कर लाए हैं, नहीं लिख कर लाए हैं तो भी बताएं कि नहीं लिख कर लाए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आगे से कल की क्लास मिस हो गई थी। मैं क्लासेस मिस नहीं करनी है बेटा, अगर क्लास मिस हो जाए तो उसे फिर आगे जाके कवर भी कर लेना है, ठीक है। तो कल की क्लास अपलोड हो गई होगी तो आप उसे कर लीजिए। मैं जब तक बेसिक इंफॉर्मेशन आप अच्छा ज्वाइंड टुडे, ओके, नो इशू, कोई बात नहीं। आज तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर को आगे आप तक पहुंचाएं इससे पहले एक जरूरी सूचना आपके साथ। अभी आपके पास मौका है कि आप हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया था, ओके, कोई बात नहीं। कोर्स का जो फीस 5,000 था, बाद में डिक्रीज करके हमने 3,000 किया, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं इम्तिहान के, उस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल बैच हम आपको दे रहे हैं 90% डिस्काउंट पर। बस आपने ये कोड यूज करना है, IMT90, ठीक है जी। अगर आपके दोस्तों ने भी ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो उनके साथ साझा करिए, उन्हें बताइए कि ऐसा एक कोर्स चल रहा है। और सीधा लिंक आप ये इसको स्कैन करिए, आप सीधा हमारे स्टोर पर पहुंच जाएंगे और जहां से आप इस पूरे ऐप को डाउनलोड करके कोर्स का एक्सेस ले पाएंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर कोई कभी लेक्चर छूट जाए और कुछ नई नोटिफिकेशन या अभी जो टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है उन क्लासेस का डिस्कशन करना है, तो वो सारे पार्ट भी हम यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे। जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनका डिस्कशन कैसे करना है, वो कैसे होंगे, वो सारी चीजें यूट्यूब से आपको मिल जाया करेंगी, तो वो फ्री रहेंगी सबके लिए, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए यूट्यूब भी आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको अवेल कराएंगे, हमारे डेमो वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। वन मोर थिंग, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें लेटेस्ट अपडेट्स नोट्स हम किस मोड से देंगे, तो वो टेलीग्राम एक बेहतर माध्यम है जिसके माध्यम से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां से आपने ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि सभी बच्चों को यहाँ पर हम एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन लॉन्च कर चुके हैं। ये मैगजीन आपको किस तरीके से मिलेगी, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर्स पर तो मिल जाएगी, खासकर बिहार में तो बिल्कुल अवेलेबल होगी। और अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कठिनाई होती है, समस्या होती है, तो वी आर प्रोवाइडिंग सम कॉन्टेक्ट नंबर्स, यहां से आप डिटेल मिल सकते हो। 9031427226, इस नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जरूरी सूचना, हम इसलिए यह सूचनाएं आपको देते हैं क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है।
इनिशियल्स अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि तैयारी करने के क्रम में आपको जो जरूरी सामग्री है या कंटेंट है वो ना मिल पाए, इसलिए आपको हर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर ओनली टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, तो हमारे पास देखिए आपको पता ही है कि बिहार के वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट प्रोग्राम वी ऑर्गेनाइज हियर, तो उसके लिए हर संडे को हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट है तो फटाफट आप ज्वाइन करिए, इसमें बहुत समय लगने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, जो बच्चे मेंस के टेस्ट सीरीज की व्यवस्था देखना चाहते थे कि मेंस की टेस्ट सीरीज कब से होगी, उन सबके लिए यहां पर हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वो टेस्ट सीरीज तो हो, साथ के साथ ऐसा नहीं कि कॉपी चेक करके दे दी, वी विल ऑल्सो अलाइन सब टेस्ट, और उसमें हम प्रीलिम्स का टेस्ट तो ले रहे हैं लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज अलग से जिसमें प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है और डिस्कशन भी होगा, और एक आपको मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड करेंगे जिससे यू विल गेट सम आइडिया अबाउट कि हाउ यू शुड राइट द आंसर, तो वो भी चीज यहां पर करके दी जा रही है। तो ये पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हमने आपके लिए लॉन्च किया है। वन स्टॉप सोल्यूशन इज प्रोवाइडिंग बाय द इम्तिहान, आपको हमारी तरफ से कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छी लगी है फिर भी बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था आपको याद होगा, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया वो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लेंगे। ठीक है जी, एक बार कमेंट सेक्शन बता दो हमें कि हाँ कल का लेक्चर आप आफ्टर क्लास या रात तक किसी भी तरीके से एक्सेस हो जाएगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ जाएगा और इस वाले प्लेटफॉर्म पर भी आप कल का लेक्चर उसे प्रीवियस वाला देख लेंगे। एक बार वादा कर दो मुझसे कि हाँ जी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, पहले हम उस होमवर्क की बात करेंगे कि वो होमवर्क क्या था। आज वही होमवर्क हमारे लिए अभी के लिए, क्योंकि अभी इनिशियल क्लासेस हैं तो मैं थोड़ा माफ कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं। आज वही होमवर्क हमारे लिए क्या है, क्लास वर्क भी है। क्या है भैया वो क्लास वर्क, आ जाओ इसको मिटा देते हैं। आज हम ये देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होते हैं, सरकारी कंपनियां जो होती हैं, उन्हें कितने कैटेगरी से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहां पब्लिक, या हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं उनको 3 मेजर क्लासिफिकेशन में रखा गया है, और ये जो 3 मेजर क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से हैं। जिन सरकारी कंपनियों को सबसे बेहतर कंपनी माना जाता है उन्हें महारत्ना कंपनी कहा जाता है, यानी कि ऐसी कंपनियां जो बहुत ज्यादा, अभी इनके हम स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे, ऐसी कंपनियां जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट रखती होंगी या जिनका साइज सबसे बड़ा होता होगा, उन्हें महारत्न कंपनियों के नाम से जाना जाता है, महारत्न कंपनियों के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद उसके नीचे सेकेंडरी लेवल की जो कंपनियां होंगी उन्हें नवरत्न कंपनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नवरत्न कंपनी के नाम से जानते हैं, उन्हें नवरत्न कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कंपनियां होती हैं महारत्न कंपनियां, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी कंपनियों को ही यहां पर ये कैटेगरी प्रोवाइड की जाती है, कभी भी प्राइवेट कंपनियों के लिए इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नवरत्न कंपनियों के बाद कंपनी होती है जिसको कहते हैं मिनी रत्न। क्या कहते हैं, मिनी रत्न कंपनियां। और मिनी रत्न कंपनियों में आपको ध्यान रखना है 2 तरीके की कैटेगरी होती है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। ठीक है जी, तो ये 2 कैटेगरी ऑफ कंपनीज होती हैं। इन कंपनियों को अलग अलग इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यता के अनुसार से कैटेगराइज किया जाता है। सबसे जरूरी चीज सूचना यह है कि सबसे पहले कंपनी को मिनी रत्न स्टेटस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मिनी रत्न। फिर मिनी रत्न के बाद वो कंपनियां क्या बनती हैं, नवरत्न। और फिर नवरत्न के बाद वो कंपनियां क्या बनती हैं, महारत्न। ठीक है, तो सरकारी कंपनियों में जिनका साइज कम होगा या जो छोटी कंपनियां होंगी जिनकी प्रॉफिटिविटी तुलनात्मक रूप से उतनी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करती होंगी, उन्हें मिनी रत्न माना गया। जो थोड़ी से और साइज की हो गई, बड़ी हो गई, थोड़ा और बड़ी हो गई, उन्हें नवरत्न मान लिया गया।
और फिर थोड़ा और बड़ी हो गई तो उन्हें महारत्न मान लिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ गए कि सरकारी कंपनियों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। अब सवाल है कि इन कंपनियों को ऐसा क्यों वर्गीकृत किया गया, उसका कारण है कि जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं उन्हें प्रोत्साहन मिल सके, वो ज्यादा बेटर काम कर सके, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जब किसी भी सरकारी कंपनी को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो उसका क्या स्टेटस है, क्या तरीका है, किस बेसिस पर उन्होंने ये कैटेगरी बनाई है, इस चीज को भी एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्राइटेरिया है वो हम इधर से देखेंगे जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाए। पहले हम कंपनी को कौन सा स्टेटस देंगे, मिनी रतन स्टेटस देंगे। ठीक है, तो पहले हम मिनी रतन के बारे में लिखेंगे। आप इस तरीके से मत बनाइएगा, एक कैटेगरी दो कैटेगरी ऐसे मत करिएगा। उसका एक कारण यह है कि ऐसी कंपनी ऐसे करके लिखोगे तो कॉपी में इतनी जगह होगी नहीं, तो फिर बहुत ज्यादा आप पजल हो जाओगे, उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो आप ना हेडिंग डाल के लिखो, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मिनी रतन कंपनी की कैटेगरी के बारे में लिखेंगे। कहते हैं कि मिनी रतन स्टेटस उन कंपनियों को दिया जाता है जिनको मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 इयर्स कंटिन्यूअसली। तो क्या लिखा है, लगातार, ठीक है, लगातार पिछले 3 वर्षों से लाभ, ठीक है, लाभ में हो। तो ऐसी कंपनियां जो पिछले 3 वर्षों से लगातार किसमें हो, लाभ में हो। ठीक है जी, तो ऐसी कंपनियां जो पिछले 3 वर्षों से लाभ कमा रही हो, उन कंपनियों को हमने कैटेगरी 1 में रखना है। अच्छा, लाभ भी कितना, प्री टैक्स प्रॉफिट इज 30 करोड़। तो प्री टैक्स का मतलब होता है टैक्स अदा किए बिना। तो हम ये लिख सकते हैं कि उनका कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ जो है, ठीक है, कितना होना चाहिए, 30 करोड़ रुपए होना चाहिए। या फिर आपको ध्यान रखना है मोर इन एटलीस्ट 1 ऑफ 3 इयर्स, या इससे अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए पिछले 3 में से 1 वर्ष में। ठीक है जी, ये चीज आप ध्यान रखना। तो कुल लाभ कितना होना चाहिए, 30 करोड़, लेकिन इससे अधिक भी हो सकता है। तो पिछले 3 सालों में 1 साल कोई ऐसा भी हो जिसमें इससे ज्यादा भी लाभ हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारी कैटेगरी 1 की मिनी रत्न बनने के लिए पहली क्वालिफिकेशन क्या है। पहली क्वालिफिकेशन यह है कि कोई भी कंपनी पिछले 3 साल से लाभ कमाती हो। ठीक है, दूसरी क्वालिफिकेशन है जब वो लाभ कमाएगी तो 30 करोड़ से ज्यादा का लाभ कमाती हो, या फिर वो पिछले 3 सालों में से किसी 1 साल 30 करोड़ से ज्यादा का लाभ करके बैठी हो। ठीक है जी, ओके। फिर कहते हैं कि पॉजिटिव नेट वर्थ होनी चाहिए। तो कहते हैं सकारात्मक, ठीक है, ठीक है, नेटवर्थ मतलब कुल संपत्ति। ठीक है, उसकी जो कुल संपत्ति हो उस संपत्ति के, यानी कि इस कंपनी पे बहुत कर्जा वर्जा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये कंपनी घाटे में नहीं चलनी चाहिए, तभी उस कंपनी को मिनी रतन 1 का स्टेटस दिया जाएगा। क्लियर हो गया इतना। पहला 3 स्टेटस मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी सरकारी कंपनी, उस सरकारी कंपनी में 3 साल से लाभ कमाए, 30 करोड़ से ज्यादा कमाए, पिछले 3 में से 1 साल में भी अगर 30 करोड़ से ज्यादा कमा ले तब भी उसे दे देंगे, और पॉजिटिव नेटवर्थ यानी कि वो कंपनी फायदे में होनी चाहिए। इतना डन कर दीजिए कि मिनी रतन 1 के बारे में आपको क्लियरिटी हो गई है कि कौन सी कंपनी को ये स्टेटस देंगे। ठीक, अब हम आते हैं, डन कर दो सारे बच्चे कि हाँ जी ठीक है, लिख लिया हमने, समझ लिया। अभी मैं आपको कंपनियां भी दिखाऊंगा। ओके, फिर कहते हैं कि मिनी रतन में 2 स्टेटस थे, याद करो बेटा, कितने स्टेटस थे, 2 स्टेटस थे। अब एक स्टेटस क्या है, मिनी रतन 1। अब मिनी रतन 2 के लिए क्या कहते हैं, मेड प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। पहली वाली कंडीशन सेम है, तो पिछले 3 वर्षों में
पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ अर्जित होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट कमा रही हो। ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या करें, फिर हैविंग पॉजिटिव नेटवर्थ स्टेटस, फिर कह रहे हैं कुल संपत्ति धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक मतलब इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटस क्या निकला, इसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। नॉट डिफॉल्टेड द रीपेमेंट ऑफ लोन्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एनी ड्यू, तो यहां पर लिख लो, हिंदी में आगे लिखेंगे, ऋणों के भुगतान, ठीक है, भुगतान, ऋणों के भुगतान समय पर किए गए हों। सारे लोग लिख लीजिए, ऋणों के भुगतान कैसे किए गए हों, समय पर किए गए हों। यानी कि ऋणों के भुगतान में कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि कोई लोन ले लिया तो चुका नहीं रहे, नहीं, समय पर। ठीक है, सरकार का कोई भी बकाया ना हो, बकाया ना हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। वापस से सुन लो, ऋणों के भुगतान कैसे किए गए हों, समय पर किए गए हों, सरकार का कोई भी बकाया ना हो। क्लियर है इतनी बात, बोलो। फिर लिखो, सरकारी बजट पर, सरकारी बजट पर निर्भर ना हो। ठीक है जी, तो अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले कोई भी कंपनी मिनी रतन 2 बनेगी जब वो 30 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने लगेगी, तो मिनी रतन 1 बनेगी। क्लियर है, तो अब देखो जी, कोई सामान्य कंपनी होगी, देखेंगे उसका प्रॉफिट 3 साल से लगातार चल रहा है, उसके ऊपर कोई कर्जा वर्जा नहीं है, कोई डेट नहीं है। ठीक है जी, जिसका भी डेट लिया उसको समय पर वापस किया। ठीक है जी, इसके बाद सरकार से किसी भी तरीके के बजट की डिपेंडेंसी नहीं, सरकार दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सरकार का भी कोई पैसा बकाया नहीं है, उसे उठा के कैटेगरी 2 की मिनी रतन में डाल देंगे। फिर थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि अब ये कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन इसने 30 करोड़ से ज्यादा का लाभ कमाना शुरू कर दिया, तो ऐसी कंपनी को मिनी रतन 1 की कैटेगरी में डाल देंगे। क्लियर हो गया इतना, उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, पहले उसे मिनी रतन 1 का कैटेगरी मिलता है, और दूसरा उसे मिनी रतन, पहले उसे मिनी रतन 2 का कैटेगरी मिलती है, फिर उसे मिनी रतन 1 का कैटेगरी मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको कंपनियां भी पढ़कर बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरीके का स्टेटस रखती हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जब हमारी मिनी रतन 1 कंपनी बन जाएगी, तो अगर वो और अच्छा काम करे तो फिर उसे मिनी रतन 2 की कैटेगरी, फिर उसे नवरत्न की कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, तो नवरत्न कंपनी बनने का क्या क्राइटेरिया है, पहले तो उसको क्या होना चाहिए, देखो जी, पहले से ही उसे मिनी रत्न, मिनी रत्न, ठीक है, मिनी रत्न 1, ठीक है, मिनी रत्न 1 का स्टेटस होना चाहिए, यस। ठीक है, और उसे सरकारी कंपनियों की अनुसूची ए में रखा जाए। यानी कि ऐसी कंपनी, अनुसूची सरकारी, सीपीएसई का मतलब होता है सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनियों की ए अनुसूची का मतलब ऐसी कंपनियां जो अच्छी कंपनियां हैं, तो सरकारी कंपनियों की ए अनुसूची में रखा गया हो जिसे। ठीक है, फिर एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग मिली हो, तो कहते हैं पिछले पिछले थोड़ा रंग चेंज कर देता हूं मैं, 1 सेकेंड, हाँ जी,
हाँ, पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्ष उसे एक्सीलेंट या वेरी गुड, यानी कि उसके कामकाज को या तो वेरी गुड माना गया हो या फिर एक्सीलेंट माना गया हो, ये रेटिंग मिली हो। क्लियर है? तो ऐसा मानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष, हमने पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्ष उसे एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग मिली हो, तो ये काम किया गया हो। फिर यहां पर कहते हैं कि पिछले 6 क्राइटेरिया बताए। कितने क्राइटेरिया बताए? 6। ध्यान से सुनिए। परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्या क्या क्राइटेरिया है? नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, दूसरा कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, तीसरा अर्निंग पर शेयर्स। ऐसे 6 क्राइटेरिया हैं। कितने क्राइटेरिया हैं? 6। आपको ये क्राइटेरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपने ये कहना है कि 6 वर्गों का सामूहिक स्कोर 60 या इससे एबव, यानी कि ऊपर होना चाहिए। मतलब ये कि जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग को एग्जाम देते हो या पढ़ाई करते हो, तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं होते? तो वो सब्जेक्ट में पूरे सब मिला के कितने नंबर आने चाहिए? तो बोले कि 60% आने चाहिए, तब उसको हम फर्स्ट डिवीजन कहेंगे। तो यहां भी 6 सब्जेक्ट दिए, उनमें से कुछ बताए। जैसे इन्होंने बताया कि किसी भी कंपनी की जो कुल संपत्ति है उसका नेट प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यानी कि जो सेवाएं दे रहे हैं उसकी लागत कितनी है, हर शेयर पर कितनी कमाई है। ऐसे 6 कैटेगरी, 6 सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखें कि इन्होंने कुछ पैरामीटर बनाए हैं जिन पैरामीटर पर उसे 60 अंक या उससे ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये समझ लेंगे, ये क्वालिफिकेशन आते ही उसे नवरत्न का स्टेटस दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहले कंपनी क्या बनेगी? कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे पहले मिनी रतन 2, उसके बाद अगर वो अच्छा काम करे तो मिनी रतन 1, फिर वो और अच्छा काम करे तो नवरत्न। ठीक है, लेकिन नवरत्न बनने के लिए पहले उसे मिनी रतन 1 बनना पड़ेगा। ठीक है, या फिर वो भारत सरकार की अनुसूची ए के अंतर्गत आती हो। ठीक है, पिछले 5 में से 3 वर्षों तक उसे एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग मिली हो, और फिर उसका जो सभी जितने भी कैटेगरी हैं उन सब में 60 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। ठीक है, ग्रेट, बिल्कुल। जब कोई भी कंपनी नवरत्न बन जाएगी ना, तो उसके बाद उसे क्या बनाया जा सकता है? महारत्न। तो कहते हैं कि नवरत्न कंपनी का स्टेटस पहले से प्राप्त हो, उसी कंपनी को हम क्या बना सकते हैं? महारत्न। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? भारतीय, लिखिए आगे लिखिए, दूसरा क्या क्लासिफिकेशन है कि भारतीय शेयर बाजार, ठीक है, में पंजीकृत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पंजीकृत, यानी कि उस कंपनी को इंडियन शेयर मार्केट में भी लिस्ट होना चाहिए, कि उसके शेयर बेचे खरीदे जाते हो तब। ठीक है, तभी आप उसको क्या बना सकते हैं? तभी उस कंपनी को बना सकते हैं महारत्न कंपनी। ठीक है जी, फिर क्या लिखें? एवरेज एनुअल टर्नओवर, ठीक है, औसत वार्षिक कारोबार। ठीक है, तो औसत वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़, यानी कि पूरे एक साल में ये कंपनी 25,000 करोड़ से ज्यादा का काम करती हो, और ये काम वो लास्ट 3 सालों से, एनुअल लिखा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे 3 सालों में 25,000, हर साल 3 साल तक लगातार ये काम करे तब जाके ये बनेगी। फिर एवरेज एनुअल नेटवर्थ, ठीक है, नहीं वार्षिक
औसत निवल संपत्ति, निवल संपत्ति मतलब एक साल के अंदर औसतन उसके पास 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हो शुद्ध मामले में, तो 3 साल तक लगातार वो ये भी काम करे, तब ये बात बनेगी। तीसरा, औसत औसत वार्षिक, ठीक है जी, शुद्ध लाभ, औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? करों के भुगतान के बाद, करों के भुगतान के बाद। अच्छा, एक चीज आपको यहां यह भी ध्यान रखनी है, क्या सरकारी कंपनियां भी टैक्स देती हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आंसर क्या निकलेगा? हां जी, सरकारी कंपनियों को भी कर देना अनिवार्य होता है, वो उनको भी कर देना है। तो शुद्ध लाभ के बाद कितना? 5,000 करोड़। कितना भैया? 5,000 करोड़, ठीक है। 5,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, ठीक है। 5,000 करोड़ रुपए होने चाहिए और इनकी वैश्विक वैश्विक प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी कि उपलब्धता होनी चाहिए। आप सुनते होंगे इंग्लिश में एक टर्म सुना है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियां, यानी कि ये वैश्विक तौर पर सरकारी कंपनियां उपलब्ध हो तब इन्हें महारत्न स्टेटस मिलता है। उम्मीद करते हैं एक बार अपनी कॉपी में देख लो, देखने के बाद इसको समझ लो कि कैसे कोई कंपनी पहले मिनी रत्न 1 मिनी रत्न 2 बनेगी, फिर 1 बनेगी, फिर नवरत्न बनेगी, फिर महारत्न बनेगी। अगर इतना आप देख लिए हैं तो एक बार देख के फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ और अपनी कॉपी में जल्दी से पढ़ो, जल्दी से। एक से आपके पास मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, ठीक है जी। कॉपी में पढ़िए। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि कोई भी कंपनी जिसके पास नवरत्न कंपनी का स्टेटस पहले से हो, भारतीय शेयर बाजार में वो पंजीकृत हो, वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से ज्यादा का हो, लास्ट 3 सालों में औसतन वार्षिक निवल संपत्ति जो हो वो 15,000 करोड़ से ज्यादा की हो। हेलो कुमार, हाउ आर यू? इतना लेट कैसे हो गए बेटा? फिर एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो हो वो 5,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए और इस कंपनी की प्रेजेंस जो है वो वार्षिक तौर पर पूरे कहां पर होनी चाहिए? वैश्विक उपलब्धता होनी चाहिए, पूरे दुनिया में होनी चाहिए। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे इससे सहमत हैं, जल्दी से। हाँ जवान, जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है सब? बोल दो भाई, गॉट इट, यस, ओके, ग्रेट। सो हम लोग आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को? ग्रेट। अब हम लोग ना एक बार काम करते हैं, हम लोग कंपनियों की तरफ भी देख लेते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जो ये करती हैं, यानी कि इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, हम सरकार की वेबसाइट पर भी चल देते हैं, महारत्न, फिर नवरत्न एंड मिनी रत्न कंपनीज। तो देखते हैं 18 अक्टूबर 2023 तक की अब एनुअल टर्नओवर, एनुअल प्रॉफिट में क्या एनुअल टर्नओवर प्रियमवत का मतलब होता है कुल कारोबार, ठीक है। कारोबार मतलब कुल कितना, जैसे सुबह से शाम तक कोई दुकानदार जितना भी चीजें बेचता है उसे हम बोलते हैं टर्नओवर, कि आज इतने का काम हुआ। लेकिन प्रियमवत ये बताओ, क्या जितना भी उसने सामान बेचा है वो उसका प्रॉफिट है? नहीं, उसमें से वो एक्सपेंडिचर निकालेगा, खर्चा निकालेगा, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट और टर्नओवर में अंतर होता है, ठीक है बच्चा? बोलो, क्लियर कर दो। हाँ जी। फिर मैं आपको इनकी साइट पे चलता है हम लोग, इनकी देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस नाम की एक अलग से
डिपार्टमेंट है, आ जाओ। अब इन्होंने हमें क्या दिखाया, देखो, अब देखो, अब ये अपडेट करते रहते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम चलें तो क्या देखेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, शॉर्ट, अच्छा ये काम कर सकते हो आप, कई बार ना सारी कंपनियां तो नहीं, लेकिन देखो पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पूछा गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसी कंपनी है। अब यार सारी कंपनियां तो आप नहीं याद रख सकते, लेकिन क्या हम ऐसी कंपनियों को लेकर एक काम कर सकते हैं कि हम एक बार रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक तो हमें सभी महारत्न कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मात्र 13 ही कंपनियां हैं, तो बहुत टास्क नहीं इनको याद रखना, और सब आपको पता भी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नहीं जानते हो, भेल जानते होगे, बीपीसीएल जानते हो कि नहीं, बीपीसीएल है ना, भेल हो गया, बीपीसीएल हो गया, फिर कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, गेल नाम सुना है आपने, एचपीसीएल, बहुत सारी कंपनियां तो मतलब फॉसिल फ्यूल या इन सब के रिलेट से संबंधित हैं। आईओसीएल नाम की कंपनी, इंडियन ऑयल देखा है, पेट्रोल डलाने जाते होगे बाइक में, वो कंपनी। एनटीपीसी इंडिया में थर्मल पावर बनाने का काम करती है। ओएनजीसी है ना, पीएफसी, इसको अभी हाल ही में दिया गया था ये स्टेटस। ये पीजीसीआईएल, तो ये कंपनी नहीं है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुना ही आपके। आरईसीएल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ओआईएल। तो ये 13 ऐसी कंपनियां हैं, ऑयल इंडिया लेटेस्ट, ठीक है। ये 13 ऐसी कंपनियां हैं जो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मतलब इन कंपनियों को हम मानते हैं कि ये सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, और इन्हें इनकी वेबसाइट के थ्रू, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें बिल्कुल पता है कि ये कंपनियां ऐसी हैं। तो ये कंपनियां हमें एक सरसरी निगाह से पता होनी चाहिए, जिसमें कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पता चलता है कि हमें ये नहीं पता तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाए। तो एक काम कर सकते हो, आप लोग अपने मोबाइल में इसे ओपन करोगे, जब मैं, अभी नहीं ओपन करना है, बस आपने क्या डालना है मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। पहले आपने इसको कैसे पढ़ना है, एक बार इसको सारी कंपनियों के नाम पढ़ लेंगे, फिर नवरत्न कंपनियों को पढ़ लेंगे। नवरत्न कंपनियों में भी ज्यादा कंपनियां आपको नहीं दिखाई देंगी, मात्र 16 कंपनियां हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कंपनी है, इसके अलावा मिनी रतन 1 की कैटेगरी में, जैसे अभी मैंने पूछा था ना आपसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसी कंपनी है, तो आप देख सकते हो। तो जैसे 16 कंपनियां ये थी, आप इनको भी देख लो। और इनको ऐसे क्या देखने की जरूरत है, मैं आपको सोर्स बता दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड करो इसको, ठीक है। फिर मिनी रतन 1 की कैटेगरी में कितनी कंपनियां हैं, वो भी यहां से आप इसकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे गए, डिपार्टमेंट की, और वहां से हमें पता चल गया कि मिनी रतन 1 की कैटेगरी में 57 कंपनियां हैं। फिर मिनी रतन 2 की कैटेगरी में अभी के लिए 11 कंपनियां हैं, है ना। तो सारी कंपनियां पहले बनी क्या, पहले बनी मिनी रतन 2, फिर क्या बनी मिनी रतन 1, फिर बनी नवरत्न, और फिर बनती हैं वो महारत्न। क्लियर है। तो ये प्रोसेस है पूरा। सभी बच्चे डन कर दीजिए कि हाँ जी हमें पूरा प्रोसेस पता चल गया। बस हमें क्या करना है, अपनी कॉपी में काम करना है, ऐसे डालना है, ठीक है, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न, ठीक है। जैसे ही डालोगे अलग अलग लोग अपना अपना देंगे सिस्टम, तुमने उनको नहीं देखना है, तुमने जाना है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ओके करोगे ऐसे करके, जैसे ही ओके करोगे तो पॉपअप खुल के आ जाएगा, आप यहीं से इस चीज को बस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लेकिन इनको एक बार रीड जरूर करना है बेटा, क्योंकि रीड नहीं करोगे तो फिर मामला फंस जाएगा और आप भूल जाओगे, ठीक है। रीड, आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहां पे दिया है, ऐसे दबाओगे डाउनलोड हो जाएगा कि नहीं। तो क्लियर है, डन कर दो सारे बच्चे कि हाँ जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए कि क्या कहानी है पूरी, कैसे ये कंपनियां बनी हैं और कौन कौन सी कंपनियां वर्तमान में इस तरीके की कंपनियों की कैटेगरी में आती हैं। सभी लोग एक बार यस कर दीजिए फटाफट। हाँ जी, ओके ग्रेट।
अब हम चलेंगे आगे। क्या पढ़ना था आज? आज की हेडिंग है, ये तो हमने कल वाले पार्ट पर डिस्कस कर लिया। इसका मतलब ये सारी कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। यस, इन पर गवर्नमेंट ओन्ड है। ये कंपनियां कैसी हैं? सरकारी कंपनियां हैं। हेडिंग डालिए, ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे, खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है जी, क्या है खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था? तो पहले हम डालेंगे ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है जी, क्या होता है? तो कहते हैं कि कंट्री जो होती है, ठीक है, एनी कंट्री, कोई भी देश, कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है जी, अब देखो क्या लिखा मैंने कि कोई राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र या एक राष्ट्र, ऐसा लिख लो, राष्ट्र। ठीक है, ठीक है, एक राष्ट्र कनेक्टेड मतलब उस, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाकी की दुनिया है, जैसे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष विश्व, इसको कहते हैं शेष विश्व। ठीक है, तो राष्ट्र का शेष विश्व के साथ जुड़ाव। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि ये जुड़ाव कैसे, राष्ट्र जुड़ाव शेष विश्व। अब कैसे एक देश दूसरे दुनिया के तमाम देशों के साथ जुड़ता है? तो जब हम जुड़ने का तरीका ढूंढेंगे ना, तो कनेक्ट कैसे कैसे हो सकता है बताओ जरा। पहला, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या हम दूसरे देशों से आयात और, बोलो जी, कैसे कैसे हमारा देश दुनिया के तमाम देशों से जुड़ सकता है? आयात एवं निर्यात से जुड़ सकते हैं। यस, हम आयात और निर्यात से जुड़ सकते हैं। और कैसे जुड़ सकते हैं बाकी दुनिया के लोगों से? सर, दूसरा तरीका है, बताओ, निवेश। हाँ या ना, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। यस या नो? जब इन्वेस्टमेंट होगा ना, तो दो बातें होंगी आपके यहां, इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा, इस तरीके से, है ना? और कैसे जुड़ सकते हो निवेश के बाद? जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आया, इसके बाद और क्या हो सकता है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्री, है ना? लोगों, या हम जिसको आप टूरिज्म कहते हैं ना, पर्यटन के माध्यम से जुड़ाव। अब ये बताओ, ये अलग अलग डायमेंशन है जिसमें हम लोगों से जुड़ते हैं। यस या नो? यानी कि सामने वाले मुल्क से अगर हम जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है? अलग अलग डायमेंशन है। आप निवेश के माध्यम से जुड़िए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से जुड़िए, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों के माध्यम से जुड़िए, टूरिज्म के माध्यम से जुड़िए, ये सब जुड़ना है। अगर ये सब अलाउ है, ठीक है, अलाउ, अगर आपकी कंट्री में ये सब अलाउ है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? खुली अर्थव्यवस्था का मतलब एक देश का शेष विश्व के साथ जुड़ाव से है, कि एक देश दुनिया के तमाम देशों से किस तरीके से जुड़ता है। अब इसके अंतर्गत अच्छी चीज क्या होगी, बुरी चीज क्या होगी, वो हम समझ लेंगे। पहली चीज तो हमें यह पता होनी चाहिए कि जब कहा जाता है कि ओपन इकोनॉमी, तो इसका मतलब एक देश दुनिया के तमाम देशों से कैसे जुड़ सकता है।
एक देश दुनिया के तमाम देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जुड़ सकता है, या तो हम उनसे वस्तुएं खरीद सकते हैं, या हम उन्हें बेच सकते हैं, या उनकी सर्विसेज खरीद सकते हैं, या उनको सर्विसेज बेच सकते हैं। उसी तरीके से हम निवेश या इन्वेस्टमेंट के केस में भी करते हैं, या इन्वेस्टमेंट उनसे ले सकते हैं या हम दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हूं आपको मैं, जैसे इंडिया एक वो मुल्क है जहां पर खूब अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आता है। ऐसा नहीं है, अगर पूरी दुनिया के इकोनॉमीज की बात करें तो इंडिया टॉप 10 डेस्टिनेशंस में आता है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आती है, निवेश आता है। और इंडिया उन देशों में से भी है बेटा जहां पर भारत में आसानी से कर्ज भी मिलता है। अगर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सबके पास हम जाएं, या एडीबी या एआईआईएफ भी, ऐसे हम जाएं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास और कहें हमें लोन की जरूरत है, तो हमारे क्रेडेंशियल या हमारी जो क्वालिटी है उसे देखकर इतने खुश हो जाएंगे, वो हमें तुरंत लोन दे देते। क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे तो है नहीं भाई कि एक बार लोन लिया वापस नहीं कर रहे, है ना। तो इस चीज को भी हमें यहां पर समझना पड़ेगा। तो ओपन इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था। अब खुली अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब अलाउ होगा, टूरिज्म अलाउ होगा, इनफ्लो आउटफ्लो सब कुछ अलाउ होगा, डेट अलाउ होगा, इन्वेस्टमेंट अलाउ होगा। जैसा करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके फिर फायदे देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत एक सही मायने में ओपन इकोनॉमी कब बना, तो इंडिया को लेकर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1991 तक भारत ओपन इकोनॉमी के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता था। यानी कि इंडिया वाज नॉट हैविंग सच फीचर्स ऑफ द ओपन इकोनॉमी। तो इंडिया वाज बेंट टुवर्ड्स द क्लोज इकोनॉमी। भारत का झुकाव जो था वो क्लोज इकोनॉमी की तरफ ज्यादा था। इसीलिए उस समय यानी कि 1950 से लेके 1991 के दरमियान भारत में बहुत विदेशी निवेश नहीं आएगा, है ना। यानी कि इंडिया में 1991 के बाद ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे पहले बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, नाम मात्र का इन्वेस्टमेंट। हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी कंडीशन है ना। अगर किसी भी कंट्री को इंडिया में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट लानी है, तो उसके दो मेजर तरीके हो सकते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कि हम ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट ले आए। मतलब विदेश में जैसे यूरोप में कोई कंपनी है और यूरोप वाले इंडिया में निवेश कर दें, हम उनसे ज्यादा जांच पड़ताल ना करें और उनके निवेश को अपने देश में करने दें। बहुत आसान है। हर कोई कहेगा कि देखो सरकार इतना लिबरल है, आसानी से इन्वेस्टमेंट करने देती, तो वो उनका भी मन लगेगा इन्वेस्टमेंट करने में। लेकिन अगर हर बात में ही हम उनको परेशान करें, कहें कि अरे जो निवेश है वो पहले जांच होगी, पड़ताल होगी, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा हमारे यहां। और 1991 से पहले यही हालत थी कि कोई भी विदेशी प्रोडक्ट अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता भी था या कंपनी सोचती भी थी, तो इतने कंप्लायंसेस थे, इतना हैवी टैक्सेशन व्यवस्था थी कि उनके आने से ही उनको बहुत महंगा पड़ता था। तो इसलिए विदेशी निवेश ना के बराबर था। अगर आपको अपने देश में विदेशी निवेश बुलाना है, मंगाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी हम देखेंगे कि ये इस तरीके की चीजें हो रही हैं इसमें, तो उसका कुछ फायदा या नुकसान होगा। किसी भी ओपन इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उसमें इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अगर आप फायदे देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर्थिक कुशलता में सुधार, ये एक सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। अभी आपको और समझाऊंगा मैं और क्या फायदा है। एक्सेस टू लार्ज मार्केट, ठीक है, बड़ी बाजारों तक पहुंच, ये इसके क्या है, लाभ हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, नवाचार एवं तकनीकी हस्तांतरण, ठीक है, तकनीकी हस्तांतरण। फिर क्या है, कीम हाँ
बेहतर कीमतें एवं उच्च गुणवत्ता, है ना, गुणवत्ता। फिर विदेशी निवेश प्रोत्साहन, ठीक है जी, ये इसका फायदा है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक, सही से लिखिए, सॉरी, आर्थिक समृद्धि में तेजी, ठीक है। फिर कौशल एवं ज्ञान का विनिमय, ठीक है। वैश्विक सहयोग। अब देखो जी, इंग्लिश वाले भी ध्यान से सुने। अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन इकोनॉमी क्या है, तो ओपन इकोनॉमी इज इकोनॉमी वेयर वी कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड on the basis of import and export, on the basis of investment, on the basis of tourism, on the basis of people's movement towards across the nations, yeah, basically, so that we have open economy benefits। open economy क्या हो गया, increased economic efficiency। जैसे ही open economy होगी, आपकी economic efficiency बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अब आप खुद सोचो, अगर मैं या हमारा मुल्क केवल भारत के लिए ही प्रोडक्शन करे तो वो कम काम करेगा। लेकिन अगर हमारा मुल्क चाइना से जुड़े, यूएसए से जुड़े, वहां के लोगों की मांग जो होगी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो यहां पर ज्यादा प्रोडक्शन करने की चाहत होगी, तो हम ज्यादा काम करेंगे। ज्यादा काम करेंगे तो अपनी ज्यादा एफिशिएंसी लगाएंगे, है ना। 5 घंटे 6 घंटे ना काम करके 8 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फायदा यह है कि अगर दुनिया के तमाम देशों के साथ जुड़ोगे, जैसे ही दुनिया में सब तमाम देशों के साथ जुड़ोगे, तो एक फायदा यह होगा कि लार्ज मार्केट एक्सेस होगा। लार्ज मार्केट एक्सेस का मतलब है कि एक देश दुनिया के कई देशों से जुड़ता है, तो वो सारे देश की बाजार उसकी बाजार बन जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि भारत के लिए सभी देश एक बाजार के जैसे बन जाएंगे। तो भारत में होने वाले, जैसे एग्जांपल लो कि भारत में शुगर केन हम अच्छी मात्रा में उगाते हैं और उनसे हम चीनी मंगाते हैं, तो हम चाहें तो चीनी को, और अगर बढ़िया काम करें तो हम चीनी को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। तो चीनी एक्सपोर्ट तब हम कर पाएंगे जब दुनिया के देशों के साथ जुड़ाव होगा, अच्छी कीमत मिलेगी, है ना। फिर अगर आप दुनिया के दूसरे देशों के साथ जुड़ोगे, तो जो भी कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, कुछ इनोवेशन आया है, कोई नई रिसर्च हुई है, उसका फायदा आपको भी मिलेगा, है ना। अब ये बताओ, भारत के अंदर बहुत सारे देशों की कंपनियां हैं, यूएसए की कंपनी है, चाइना की कंपनी है कि नहीं। तो वो सारी कंपनियां भारतीयों को अपना सामान बेचने के लिए आपस में क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगी। और जब वो आपस में कंपटीशन करेंगी, तो भारत के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाले या अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, और कंज्यूमर्स चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेंगे, और प्राइसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। सेकंड, जब आप देश अपना ओपन कर दोगे, तो इंडिया विल बी अ मार्केट फॉर द फॉरेन नेशंस एज वेल। भारत भी दुनिया के तमाम देशों के लिए क्या होगी, एक बाजार होगी, और वो भारत में भी निवेश करने का सोचेंगे, तो भारत में भी खूब सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। इनहैंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जब खुद सोचो जरा, अगर आपकी कंट्री के अंदर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन से क्या होगा सर, ग्रोथ आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो यही चीज बता रहे हैं कि आपकी कंट्री की ग्रोथ भी राइज करती है, बढ़ती है। अब जब एक देश, जैसे मान लीजिए अमेरिका वाले, या आपने एडिडास का शूज पहना, नाइकी का शूज पहनते हैं आप, एस्केचर्स का शूज पहनते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के शूज इंडिया में आए, बाहर से आए, लेकिन जब वो आए तो क्या अपना स्किल लेकर आए, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए, अपना इनोवेशन लेकर आए, सब लेकर आए। वो खाली ऐसा नहीं कि नाम लेके आए, वो सारा कुछ लेकर आए। जैसे पेप्सी, कोक, तो ये कोक वगैरह जब बाहर से इंडिया में आए, तो भाई इनका भी जलवा रहा है कि नहीं।
तो इन्होंने भी हमारे देश के अंदर स्किल टेक्नोलॉजी जो भी यूज करते हैं यूज करी। ग्लोबल कॉपरेशन, क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर एक देश, आजकल देखो क्या एक देश के दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनका उनके साथ व्यापार कैसा है, ट्रेड कैसा है ना। अगर किसी भी देश के साथ अच्छा ट्रेड है या फ्यूचर में अच्छा ट्रेड होने की संभावना है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ हमारे संबंध भी अच्छे हो जाते हैं? हाँ जी, हमारे संबंध भी उनके साथ अच्छे हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा जी, अब मैं आपसे 1 मिनट में एक सवाल पूछूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं इसके बेनिफिट ये हैं, तो क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे? हाँ या ना? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें इससे होने वाली डिसएडवांटेज के बारे में बताइए कि ओपन इकोनॉमी से क्या डिसएडवांटेज है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से लिखिए। डिसएडवांटेज के बारे में लिखिए भाई, कि इससे होने वाले क्या डिसएडवांटेज हैं। लिखेंगे, इज देयर, आप है कुछ आइडिया आपको कि क्या, अगर ओपन इकोनॉमी हो तो लोगों से जुड़ना वगैरह तो ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में भी अपस्क्योर, ठीक है, ओके ग्रेट। लोअर ग्रोथ फॉर द नेशनल प्रोडक्ट्स, यानी कि नेगेटिव, ओके। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ग्रेट, ड्यू टू द चीपर प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेन इंडियन प्रोडक्ट्स विल फेस द लॉस, ग्रेट, गुड, बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको दिखाता हूं, आपने ये सब चीजें लिखी तो ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। चलो जी, क्या ऐसा होगा कि जैसे ही हमारे यहां ओपन इकोनॉमी होगी तो उनके आते ही फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में अपनी धाक जमाने लग जाएंगे? अब फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? दे हैव द बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर स्किल। तो इंडियन, या हम इंडियन की जगह हम डोमेस्टिक टर्म लिख लें, क्योंकि ये किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल सफर, प्रोडक्शन विल सफर। क्या इससे हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को थोड़ी सी समस्या हो ड्यू टू द चीपर प्रोडक्ट? यस। तो क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स की बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर स्किल्स है उनके पास, सो दे विल प्रिपेयर। ऐसा हो जाएगा कि वो ऐसे प्रोडक्ट बना देंगे कि हमारे, अब आप खुद से देखो, देखो अगर वॉच है, क्या इंडियन कंपनीज वॉच नहीं बनाती? इंडियन कंपनी कपड़े नहीं बनाते? बनाते हैं ना, जूते बनाते, बट आप लोग खरीदते हो? आप तो जाते हो एडिडास का लेंगे, नाइकी का लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फॉरेन प्रोडक्ट आते हुए ही, जैसे ही आपकी मार्केट में आए, आपने सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, है ना। आपने अक्सर देखा होगा। और ऐसा, क्या ऐसा भी हुआ जैसे ही फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में आए, उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो इतनी ज्यादा लॉस में चली गई? आप देखो, याद करो, आप जिन भी एरिया से, गांव से आते थे, बड़े बड़े शहरों में पहले वहां पर ना बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी, और उन दुकानों का एक मालिक होता था, है ना। और वो मालिक क्या करता था, जैसे जूते की एक दुकान होती थी, उसमें लिखा था गगन शू सेंटर। कपड़े की भी दुकान होती थी, अनिल वस्त्रालय। ऐसी दुकानें खूब चलती थी, वहीं लोग लेते थे। फिर फॉरेन कंपनियां भारत में आई, अब धीरे धीरे वैसी दुकानें बंद हो गई, नहीं चलती, उन पर लोग नहीं जाते खरीदने। अब लोग कहां जाते हैं? अब जाते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए। अब बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शूज खरीदते हैं। तो डोमेस्टिक कंपनियों में जो लोग मालिक बने बैठे थे, आज वो उन्हीं कंपनियों में नौकर बने हैं, सेल्समैन बने हुए, है कि नहीं? तो ये लॉस हुआ कि नहीं हुआ? यस। दूसरा, धीरे धीरे करके हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी, किसी ने लिखा था, बहुत बढ़िया, इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी हो जाएगी इसमें, हो जाएगी कि नहीं? यस। एक सबसे बड़ी खासियत यह है ओपन इकोनॉमी में कि सम सेक्शन
ऑफ सोसाइटी विल गेट बेनिफिट। क्या मैं ऐसा कह दूं कि समाज का कुछ तबका तो बहुत बढ़िया चलेगा, समाज का कुछ हिस्सा लाभान्वित होगा, है ना? हर किसी को लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है आपको? क्योंकि जो लोग बड़े बड़े लोग होंगे वो तो कंपनियों में मालिक बन जाएंगे। छोटे मोटे लोगों को अपना काम धंधा बंद करके उन बड़ी कंपनियों के सामने हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, है ना? और उनके यहां नौकरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्या होगा कि कल को जो लोग मालिक बन के खूब पैसा कमाने का देख रहे थे, लेकिन आज वो दूसरी कंपनी में नौकर बन गए। तो इसलिए हम क्या देखेंगे? इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि आय की असमानता देखेंगे। आय की असमानता देखेंगे, ठीक है? आय की असमानता देखेंगे, ठीक है? फिर दूसरा ये बताओ, क्या आपको याद है इंडिया में 17th सेंचुरी के दरमियान भारत में एक यूरोपियन कंपनी है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब निवेश करती है भारत में तो वो सभी राजा महाराजाओं को लालच देती है। याद आया आपको? वो क्या कहती है कि हमारे साथ टाई अप करो, मिलो सर, हम आपको बहुत पैसे कमा के देंगे। तो राजा महाराजा कहते हैं अच्छा क्या करना पड़ेगा? तो वो कहते कि जैसे जैसे मैं बताऊं वैसी वैसी नीतियां बनाओ, है ना? शराब के कारखाने लगाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करो, फ्रीडम दो कि हम लोग शराब के कारखाने लगा सके। तो क्या वहां पर जो राजा महाराजा थे अपने हिसाब से नीतियां नहीं बना रहे, वो दूसरों के हिसाब से बना रहे जिससे कि उनको लाभ हो सके। तो अगर विदेशी लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा भारत में, तो भारत की सरकार को भी अपने हिसाब से नीतियां बनाने का अधिकार नहीं रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं इसका, एक एग्जांपल है पाकिस्तान। पाकिस्तान में चाइना ने खूब निवेश किया। अब कोई भी नीति वो पाकिस्तान वाले चाइना के खिलाफ नहीं बना पाते, हर नीति में वो चाइना का गुणगान करते हैं। इसका मतलब उन्हें अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। बात आई समझ में? अपनी नीतियां बनाने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ओपन इकोनॉमी विदेशी पैसा तो ला देगा, लेकिन विदेशी लोग जब पैसा देंगे तो फिर अपनी शर्तें मनवाएंगे। इसलिए इसको हमने लॉस ऑफ सोवरेनिटी कहा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सरकार, ठीक है, संप्रभुता, संप्रभुता को क्षति, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में संप्रभुता, इन सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है पता है ना? सोवरेनिटी का मतलब होता है निर्णय लेने का अधिकार। भारत कैसा कंट्री है? जब आप पढ़ोगे इंडिया की प्रियम्बल तो उसमें लिखा है कि सोवरेनिटी, इंडिया कैसा कंट्री है? सोवरेन नेशन है। सोवरेन नेशन का मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। तो देश के अंदर के सभी निर्णय भी भारत ले सकता है और देश के बाहर के भी सारे निर्णय भारत ले सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? ठीक। फिर कहते हैं एक्सचेंज रेट वोल्टैलिटी। अब आप कहोगे ये क्या है? हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना सा ध्यान रखो, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है विनिमय दर। विनिमय दर अस्थिर, ठीक है, या अस्थिर, अस्थिर विनिमय दर, ठीक है, ये लिख लो। विनिमय दर मतलब क्या? जैसे एग्जांपल लो कि $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज। कई बार होता है $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। तो हमारा रुपया जब डॉलर में बदला जाएगा तो वो कितने डॉलर के बराबर होगा, इसको कहते हैं विनिमय दर। यानी कि जब हम रुपए को डॉलर में परिवर्तित करते हैं तो किस दर पर, किस रेट में उसे चेंज किया जा रहा है, उसे कहा जाता है विनिमय दर, ठीक है? अच्छा जी, फिर लिखा है वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक।
इसका मतलब क्या है? अगर अच्छा बताओ, अगर विदेशी कंपनियों पर आप निर्भर रहेंगे तो खुद से बताओ, क्या वो विदेशी कंपनियों, अगर अमेरिका में कोई नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो क्या उसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा? है ना? तो हम यहां लिख सकते हैं कि बाहरी, या यहां पर साफ साफ लिख सकते हो जो एक्सटर्नल शॉक है, जो बाहर होने वाले मंदी हैं या बाहर होने वाली तेजी है, महंगाई है, तो बाहरी प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे। बाहरी प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाहरी प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे। क्लियर है इतना? ठीक। और अगर विदेशी लोग भारत में उत्पादन करने आए तो फिर उन्हें पर्यावरणीय चुनौतियां भी खड़ी कर देंगे वो। क्यों? अच्छा ये बताओ, पर्यावरणीय चुनौतियां क्यों खड़ी कर देंगे? उसका रीजन क्या है? तो भैया पहला रीजन है उसका, क्या रीजन है बताओ? पहला रीजन पर्यावरणीय चुनौतियों का होता है कि वो लोग भारत में लाभ कमाने आए होंगे, तो उन्हें इस बात से क्या मतलब है कि कितने पेड़ काट दिए जाएंगे, कितने लोगों को पानी की समस्या हो जाएगी, है ना? और जो यहां पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उन्हें तो अपने लाभ से मतलब होगा। ठीक है, यस, दे विल नॉट हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग द इंडियंस एंड इंडिया। यस, उन्हें दे विल फोकस टुवर्ड्स टू मेक द मनी। वो केवल पैसा बनाने पर ही फोकस करते होंगे या पैसा बनाने पर ही ध्यान देते होंगे। तो एक तरफ ओपन इकोनॉमी के फायदे भी हैं, मैं फायदे वापस से बताता हूं। ओपन इकोनॉमी से आर्थिक व्यवस्था या इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, ओपन इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट आता है, ओपन इकोनॉमी से स्किल आता है, ओपन इकोनॉमी से टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन आता है, ओपन इकोनॉमी से हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये उसके फायदे हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी बना देने से उसे बड़ी बाजार का एक्सेस मिलता है, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ चुनौतियां भी हैं। कैसी चुनौतियां? कि अगर ओपन इकोनॉमी की डिसएडवांटेज की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनीज को लॉस होता है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज फॉरेन कंपनीज के अगेंस्ट नहीं लड़ पाती। धीरे धीरे करके हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर हो जाती, धीरे धीरे करके हमारी सरकार निवेश की चाहत में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की चाहत में अपनी सोवर्निटी, संप्रभुता को भी खो देती। साथ ही साथ इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो जाती है, आय की असमानता हो जाती है, यहां तक कि बाहर के लोगों का प्रवेश अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा हो जाता है, तो बाहर अगर किसी भी देश में कोई शॉक हो जाए, रिसेशन, मंदी, तेजी, महंगाई, उसके भी प्रभाव हमारे देश में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ विदेशी लोग किसी भी देश के साथ अगर जुड़ते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी तरीके से लाभ कमाना। तो उन्हें पर्यावरण संबंधित कोई चुनौतियां अगर होती भी हैं तो वो उसको ध्यान में नहीं रखते और वो अपने लाभ कमाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। एक बार सभी बच्चे यस कर दीजिए कि सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब आगे चलने का समय आ चुका है। फटाफट बता दो यस। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जल्दी से बता दीजिए यस। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? बोलो भाई, ऑल क्लियर? ठीक है, ग्रेट। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना साथ के साथ? नोट्स बना रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, तो सारे लोगों को नोट्स बनाने, उन्हीं से रिवाइज भी करना है, प्रीवियस जो लेक्चर छूट गया उसे लिखना भी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी तो होगी बात सही से। और हालांकि मैं इसके अलावा आपको एडिशनल नोट्स भी दूंगा। ठीक है, आई एम इन डिस्कशन विद द टीम, as soon as possible I'll give it to you all the notes regarding the batches with the continuation. Yes, okay, with okay, great, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग, कौन सी इकोनॉमी होगी? क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी होगी? क्लोज्ड इकोनॉमी। सिंपल सी, क्या लिख देंगे? हाँ, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ्स। यस, हाँ मैं आपको पीडीएफ दूंगा। आई थिंक विद इन 2 और 3 डेज में पीडीएफ दे देंगे, और बाकी टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट,
ऑन द रेगुलर बेसिस आप पार्टिसिपेट करिए, उसमें रेगुलर आपने टेस्ट देना है, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, तो लिख सकते हैं कंट्री नॉट कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड in terms of trade, tourism, in terms of trade, tourism, investments, etc. क्या लिखेंगे, देश दुनिया के तमाम देशों के साथ या देश दुनिया में शेष विश्व के साथ व्यापार, ठीक है जी, निवेश, है ना। और इस तरीके से टूरिज्म जो होता है हमारा, टूरिज्म के सापेक्ष में जुड़ा नहीं होता, ठीक है, जुड़ा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ऐसा क्यों किया जाता है, प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है जी। तो कई बार हमारे जो मुल्क होते हैं वो ऐसा मान लेते हैं कि बेसिकली कई बार ऐसा देखा गया है कि कई मुल्क ऐसे होते हैं जो अपने देश में डोमेस्टिक कंपनियों को ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है जी। तो जब ज्यादा फोकस करेंगे अपने डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर, तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि फिर वो फॉरेन कंपनीज को आने नहीं देंगे, है ना। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है जी। तो आत्मनिर्भर लोग जो होते हैं या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी मानते हैं। लेकिन इस अर्थव्यवस्था की अपनी एक समस्या हो गई कि इसमें नई नई तकनीकी के लिए आपको खुद पर निर्भर रहना पड़ता होगा, है ना। इसमें एक समस्या ये हो गई कि जब कभी भी अर्थव्यवस्था का विकास स्लो होगा, तेज होगा, सब आपको ही देखना पड़ेगा, है ना। तो कैन वी से दिस कि कंट्री अगर किसी दुनिया में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से नहीं जुड़ी है, ट्रेड, टूरिज्म एक्सेट्रा से, तो हम मान लेंगे कि वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। और ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि हम अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, संरक्षणवाद का हिस्सा मानते हैं इसे। क्या मानते हैं, संरक्षणवादी सोच का हिस्सा है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के तौर पर इसे पहचाना जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग क्या कहते हो, हालांकि वो नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लेते हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया कोई बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी कैसी अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के भी तो कई सहयोगी देश है ना, हाँ या ना। नॉर्थ कोरिया की मदद करने वाले देश हैं, जैसे चाइना उनकी मदद करने वाला देश है ना। तो नॉर्थ कोरिया भले ही सबके लिए खुला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ही खुला नहीं है, खुला है ना। अब जैसे मैंने इसके जो डिसएडवांटेज अभी आपको बताए थे, क्या उन्हीं डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए संरक्षणवाद की व्यवस्था है, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करते होंगे। यस, जैसे भारत के अंदर भी हमने शुरुआती वर्षों में संरक्षणवाद को ही ध्यान रखा, ठीक है। अमेरिका एंड चाइना, ट्रेड वॉर, फिर प्रोटेक्शनिज्म। देखो जी, ट्रेड वॉर जो अमेरिका और चाइना के बीच हुई, उसके कई अन्य कारण भी हैं, ठीक है। विदेशी कंपनियों का इन्फ्लुएंस जब वहां पर बढ़ा, तो उन्होंने फिर
ट्रेड को बंद नहीं किया, उन्होंने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि ट्रेड रिलेशन, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट तोड़ दिया, नहीं, उन्होंने हर चीज को महंगा कर दिया। हालांकि वो भी एक प्रैक्टिस है किसी भी तरीके से ट्रेड को कंट्रोल करने की, वो हम आगे एक्सटर्नल सेक्टर का जब टॉपिक पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस इन डीप। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपने लिख ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, किसी को डन कर दो फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूं। बोलो जी। ओके, इंडिया वाज आल्सो, हाँ, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज्ड का मतलब है कि जहां बैरियर लगने शुरू हो जाए। ठीक है, यानी कि द ट्रेड वाज नॉट क्वाइट इजी विद द एक्सटर्नल सेक्टर। आप बाहरी क्षेत्रों के साथ व्यापार आसानी से नहीं कर पाए तो समझ लो ये क्लोज्ड इकोनॉमी। If it is easy to conduct a business with the outside the world, then it is outside the country, then it is quite possible that we can categorize that country as a open economy. हम उसको फिर ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जी, लिखेंगे कंट्रीज क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, कंट्रीज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। ठीक है, स्टेटस। ओके, तो लिख सकते हैं हम कंट्रीज, ठीक है, देशों की स्थिति के आधार पर, देशों की विकास की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, देश की विकास की स्थिति के आधार पर भी देशों को बांट सकते हैं हम। पहला कौन सा है बताओ? डेवलप्ड कंट्री है कि नहीं? कौन सी कंट्री है? डेवलप्ड, है ना? क्या कहते हो इसको? विकसित देश। क्यों कहते हो विकसित देश? पहला, क्या मैं इसलिए कहता हूं हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या हम लिख सकते हैं उच्च जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की प्रत्याशा। उच्च जीवन प्रत्याशा का मतलब समझते बेटा? उसका मतलब होता है कि एक आदमी जब बच्चा जब जन्म लेता है तो औसतन कितने साल जीता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से अगर हम चलें तो 67 ईयर्स तक इंडिया में लोग जीते औसत। जब बच्चा जन्म लेगा तो उसकी औसत उम्र इतनी होगी। लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि कई और अलग अलग जो हाउसेस हैं वो ये क्लेम करते हैं कि भारत के अंदर 67 नहीं बल्कि भारत के अंदर 70 साल तक लोग जीते। कितने साल तक जीते हैं? 70 ईयर्स तक। ओके, अब जीवन प्रत्याशा ज्यादा होगी इसीलिए वो डेवलप्ड, यानी कि वहां हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, है ना? फिर आओ, और क्या हो सकता है इसके अलावा? लिटरेसी, हाई लिटरेसी रेट, हाई लिटरेसी रेट। हाई लिटरेसी रेट का मतलब हुआ उच्च शैक्षिक स्तर, ठीक है, या उच्च शैक्षिक दर। ठीक है, शैक्षिक दर। और क्या हो सकता है? हाई लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या लिखोगे? उच्च जीवन स्तर। हो गया, उच्च जीवन स्तर, ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये कब हुआ? जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या मतलब क्या हुआ? संसाधनों का उच्चतम
दोहन। ठीक है, समझ में आई बात? जब संसाधनों का उच्चतम दोहन होगा, खूब ऊंचा दोहन। उच्चतम दोहन का मतलब एग्रीकल्चर है तो अपने चरम पे है, जितना प्रोडक्शन हो सकता है सब निकाल रही है। हाई लिटरेसी रेट का मतलब यह है कि वहां पर पढ़ने वाले जो लोग हैं, जितना पढ़ाया जा सकता है सब पढ़ रहे हैं, बढ़िया जीवन प्रत्याशा है, खूब अच्छे से जी रहे हैं। इसको, यही तो सिंबल है किसी देश का विकसित बनने का, है ना? अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि एक कैटेगरी है विकासशील देश की, यानी कि डेवलपिंग कंट्री की, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात, जो इन्होंने हाई लिखी है हम लिख देंगे मीडियम, कि मीडियम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या ऐसे लिख लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना? और क्या था? लिटरेसी, हिंदी वाले इधर से लिख लेंगे इन सबकी हिंदी, लिटरेसी रेट। और क्या था? लिविंग स्टैंडर्ड। क्या है ये? मीडियम है कि नहीं? मध्यम, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। तभी तो ये क्या बना, तभी तो भैया इसको हमने कहा है, बोलो, तभी तो हमने इन्हें कहा है, क्या कहा है? विकासशील देश। ठीक है, तभी हमने इसको कैटेगराइज किया विकासशील देशों में। अब यहां पर रिसोर्सेस का क्या हो रहा होगा, है? तो यहां पर ये कह सकते हैं हम लोग प्रोग्रेस इन यूटिलाइजेशन, प्रोग्रेस इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऐसा ही तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि संसाधनों के उच्चतम दोहन की प्रक्रिया जारी, है ना? यानी कि धीरे धीरे, इट इज द पैरामीटर ऑफ एचडीआई। हाँ, दीज थ्री आर द पैरामीटर ऑफ द एचडीआई: हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट, लिविंग स्टैंडर्ड्स। इनसे हम एचडीआई भी पता करते हैं, किसी भी देश के विकास का स्तर भी, कि कौन सा देश कितना विकसित है, इन्हीं तीन पैरामीटर से। ठीक है, तो विकासशील देश किसे कहेंगे? जहां पर संसाधनों के उच्चतम दोहन की प्रक्रिया जारी हो। मतलब ये, जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर जितना 1950 में था, 1 हेक्टेयर में जितना भी प्रोडक्शन 1950 में होता था, अब उतना ही 1 हेक्टेयर में नहीं हो रहा होगा, उससे ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि हमने अब अच्छा काम किया है ना? तो जैसे जैसे हम इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, उस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। तो अभी हम प्रारंभिक से सेकेंडरी में आए हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा ठीक हुआ है। इसके बाद क्या है? एक और कैटेगरी ऑफ कंट्री होती है, जरा बताओ कौन सी? तो कहते हैं अल्प विकसित। नाम सुना है? अल्प विकसित। कई बार उसे हम लोग लीस्ट डेवलप्ड कहते हैं। क्या होता है? सिंपल सी बात, लीस्ट डेवलप उसी को तो कहोगे जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, जहां पर लिटरेसी रेट क्या होगा, जहां पर लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा। सिंपल बात है भैया, लो होगा, है ना? कमजोर होगा, अंडर डेवलप्ड कह लो या लीस्ट डेवलप्ड कह लो। ठीक है, कमजोर होगा। अगर ऐसा हुआ तो भी हम पता चल जाएगा कि गरीब देश है। ठीक है, यहां पर क्या होगा?
इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन नेचुरल सेक्टर। एक इसकी खासियत क्या है कि यहां कुछ काम धंधा हो नहीं रहा कायदे में, हालांकि कुछ हो रहा है लेकिन उतना डेवलप नहीं हो रहा, तो हम यहां पर कह सकते हैं अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राकृतिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्यों ऐसा है बताएं, आपको पता है क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में हमें विकास देखने को कम मिलेगा। कारण यह है कि यहां पर लोग किस पर निर्भर करेंगे? कृषि पर निर्भर करेंगे। उद्योगों का विकास ना के बराबर होगा। यहां पर बहुत ज्यादा आपको उत्पात मचाता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, है ना? तो आप देख लीजिए, सभी बच्चे एक बार डन कर दें कि अल्प विकसित विकसित की अवस्था को आप पहचान चुके हैं। जरा बताएं मुझे कि यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो भाई, फटाफट बोलिए कि कोई समस्या नहीं है, सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर है तो प्लीज मुझे सूचित कर दीजिए, फिर मैं उसके आगे चलूं। डन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ग्रेट, चलो जी, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया स्थिति के आधार पर, यानी कि डेवलपमेंट स्टेज के आधार पर। देशों का एक क्लासिफिकेशन इंडिया, इन इंडिया डेवलप्ड और डेवलपिंग इन रिसेंट सिनेरियो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। रिसेंट सिनेरियो भी देख लो भाई भारत का। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कैसा देश है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। कैसी कंट्री है? डेवलपिंग, मतलब विकासशील देश है। ठीक है जी। इंडिया 2047 तक एम्स टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी। हमने 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। क्यों, कब रखा? तो आपको याद रखना है, लास्ट ईयर 2022 से 2047, याद करिए। ये जो पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, 25 वर्षों के इस समय को, 25 वर्षों के इस समय काल को क्या कहते हैं पता है? 25 वर्षों के इस समय काल को अमृत काल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी अमृत काल में भारत कैसा बनेगा? एक विकसित देश बनेगा। ओके कर दो, हाँ बहुत बढ़िया, कि भारत इन्हीं 25 सालों में कैसा देश बन जाएगा? एक विकसित देश बन जाएगा। ठीक है, अब आओ आगे, अमृत काल हो गया, ठीक। एक चीज और ध्यान रखो कि हमें डेवलप करने के लिए नीति आयोग, ध्यान से सुनना, नीति आयोग, कि हम कैसे डेवलप होंगे। आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग का मतलब समझते हो? नीति आयोग एक संस्था है जो भारत में क्या कर रही है? थिंक टैंक का काम करती। नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का सिंपल काम है भाई, इतना सोचना नहीं है, कि विजन 2047, ठीक है, नाम का एक डॉक्यूमेंट रिलीज करेगी। ठीक है, एक विजन डॉक्यूमेंट नाम का, यानी कि विजन 2047 नाम का एक डॉक्यूमेंट देगी। इंडिया एट 75 पहले वाला था। ठीक है, कि इंडिया एट 75 का मतलब कि भारत 75 वर्षों में कहां तक पहुंचा। अब 100 वर्ष हो जाएंगे आगे 25, तो 75 वर्षों में तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था बन पाया। 75 वर्षों की क्या अचीवमेंट है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे? कि 75 वर्षों में भारत दुनिया की 5th
लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, है कि नहीं? अगर इनसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। और इस बार के बजट को देखोगे तो उसमें और बातें बताई जाएंगी कि हमने महिलाओं के लिए कितने महिलाओं को वैक्सीनेट कर दिया, कितनी गर्ल्स को स्कूलों में ले आए, कितने बच्चों को सिलेंडर बांट दिया, ये सब बताएंगे आपको उसमें। नए वाले बजट में ये सब है, इस बार के बजट में आपको वो बजट में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। यहां तक किसी को कोई समस्या, तकलीफ? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद करते हैं सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए फिर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया ना, इसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक भी देता है। वर्ल्ड बैंक भी ये बताता है कि कैसे कंट्री को क्लासिफाइड कर। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी हम एक बार कंट्रीज देख लेते हैं कि कितने टाइप की कंट्रीज हो सकती हैं। इधर देखो, वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इनकम, हिंदी वाले लोग लिखेंगे आय के आधार पर, आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण। ठीक है, और आगे लिख लो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और कितने प्रकार की कंट्री बताता है ये? लो इनकम, मिडिल इनकम, अपर इनकम और हाई इनकम। तो इनके हिसाब से 4 तरीके कंट्री होती हैं। विजन 2047 एक डॉक्यूमेंट होगा, दैट विल बी रिलीज सून बाय द नीति आयोग, and that will include, yeah, that will contains all the details of how the government will take the reforms in the further segments। मतलब सरकार आगे आने वाले समय में क्या क्या रिफॉर्म्स लेगी, जिससे कि किस तरीके से हमें अपनी इकोनॉमी को 2047 तक इकोनॉमी को चलाना है और कैसे हमारी इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी, ये इससे संबंधित होगा। अभी आया नहीं है, नीति आयोग इज वर्किंग ऑन दिस। लो इनकम कंट्रीज कौन सी होंगी? तो यहां पर लिख लो कि 1 जुलाई 2023 से 2024 तक के बीच में कहते हैं कि 1135 डॉलर है। अगर इससे कम इनकम है किसी भी पर, कहीं की भी, और ये पर कैपिटा है, पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा इनकम, किसी भी कंट्री में अगर इनकम 1135 डॉलर से कम है एक साल में एक पर्सन की, तो ऐसे देश को लो इनकम कंट्री कहा जाएगा। ओके। दूसरा, लोअर मिडिल इनकम कंट्री उसे कहेंगे जहां इनकम 1136 डॉलर से लेकर 4465 डॉलर के बीच में होगी। इसी में इंडिया भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2000 डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहेंगे। फिर कोई कंट्री जहां पर अपर मिडिल इनकम कंट्री उसे कहेंगे जहां पर 4466 से 13845 डॉलर के बीच में होगी। ठीक है जी, उसे वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? अपर इनकम कंट्री कहता है। हाई इनकम कंट्री वर्ल्ड बैंक उसे कहता है जो कंट्री क्या होगा? जो कंट्री 13,845 डॉलर से ज्यादा कमाती होगी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मतलब यहां जो इनकम लिखी वो देश की इनकम नहीं है, एक व्यक्ति की औसत इनकम उस देश में इतनी होनी चाहिए। जल्दी से लिख लीजिए, नीचे वाला डेटा नहीं लिखना है। इस साल अगर इतना पैसा किसी भी मुल्क में इस कैटेगरी में लोग कमाते हैं तो उन्हें क्या माना जाएगा? उन्हें गरीब, उन्हें इस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। मतलब ये कि 1135 डॉलर से नीचे कमाने वाले लोग किसी देश में हैं तो वो लो इनकम कंट्री का हिस्सा है। अगर किसी भी देश के लोगों की इनकम औसतन 1136 डॉलर से 4465 डॉलर के बीच में है तो वह लो मिडिल इनकम कंट्री में है। अगर किसी भी देश में 4466 डॉलर से लेकर 13845 डॉलर के बीच में है तो भैया वो एक अपर मिडिल इनकम कंट्री में है। उसी तरीके से अगर हाई इनकम कंट्रीज है,
यानी कि जहां पर $13,845 से ज्यादा की इनकम है तो भैया उसे माना जाएगा एक हाई इनकम कंट्री। एक बार सभी बच्चे लिख दीजिए कि हाँ हमने वर्ल्ड बैंक वाला क्लासिफिकेशन भी नोट कर लिया है। देखो इस क्लास में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हाँ जी, ओके नोटेड, ग्रेट। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। आई होल्ड अ गुड सेशन विद यू और उम्मीद मैं ये करता हूं कि सब कुछ रिवीजन कर लेना है आपने घर पे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करिए। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम तो लेकर आ ही रहे हैं। रेगुलर क्लास चलती 3:30 पर, बी ऑन टाइम बाय टुमारो। थोड़ा समय पर रहने की कोशिश करिए, बाद में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको तकलीफ होती होगी, और उन लोगों ने अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर भी देख कर आइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सर बाकी सब्जेक्ट के कब से क्लास होगा? वेरी सून, आई एम इन डिस्कशन विद द रेस्ट ऑफ टीम, आई विल इन्फॉर्म यू सून, ठीक है। मैं आपको जल्दी बताऊंगा। जैसे ही मेरी बात हो जाएगी तो बाकी लोगों के साथ डिस्कशन करके शुरू कर देंगे, ठीक है। और आप इसी तरीके से जुड़े रहें बस, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच।